Assalamu alaikum students, Nahida Miss, and I'm going to teach you 1.2 a synopsis the Swiss family Robinson. ठीक है. अब ये जो लेसन है आपका इट्स वेरी लेंदी and it is based on a novel written by John David Weiss, जिसको फर्स्ट टाइम जो है 1812 में पब्लिश किया गया और ओरिजिनली ये जर्मन लैंग्वेज में था, लेकिन इतना मतलब फेमस हुआ कि फिर उसको जो है डिफरेंट कंट्रीज़ में जो है ट्रांसलेट करके जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश किया गया. ओके तो हम लोग देखेंगे अभी लेसन सिनॉप्सिस द स्विस फैमिली रॉबिन्सन. सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि इन शॉर्ट कि तो ये जो है मैंने जैसा कहा ना कि ये नॉवेल बेस्ड है, मतलब ये नॉवेल है एक्चुअली पूरा, तो उसको शॉर्ट में यहाँ पर जो है ना स्टोरी की तरह जो है एक्सप्लेन किया गया है, प्रेजेंट किया गया है. तो ये बेसिकली जो है पूरी फिक्शनल स्टोरी है, फिक्टिशियस है. ओके फिक्टिशियस मतलब कि है ना, जो मतलब बोलते हैं ना काल्पनिक, इमेजिनरी है ना, विच इज़ नॉट बेस्ड ऑन फैक्ट. कोई सच्ची घटना पर जो है बेस्ड नहीं है, सच्ची घटना पर आधारित नहीं है. इट्स अ टोटल यू कैन से द प्रोडक्ट ऑफ फिक्शन. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये वार्मिंग अप जो है इसमें एक्सरसाइज में दिया है आपको कि आपको दिया है, देखिए कि अगर आप 3 सिचुएशन में फंसे हो, मरून ऑन एन आइलैंड, लॉस्ट इन अ फॉरेस्ट, स्ट्रैंडेड ऑन द हाईवे, तो ये सारी सिचुएशन में आप क्या करोगे. तो एक्चुअली जैसा कि ये वार्मिंग अप है, मतलब इससे हमको थोड़ा लेसन का जो है पता चलता है टॉपिक कि इस लेसन में जो है एक फैमिली जो है ना कहीं फंस गई है. मरून्ड होना, स्ट्रैंडेड होना, ये दोनों का मीनिंग सेम है. कहीं फंस जाना है ना, कहीं स्टक हो जाना. ठीक है, तो इसमें भी, इस लेसन में भी जो है बताया गया है कि किस तरह से एक फैमिली कहीं पर फंस गई थी. ठीक है, नाउ वी डायरेक्टली बिगिन विद द लेसन. इट्स बिट लेंदी. ओके, द स्विस फैमिली रॉबिन्सन is a well-known adventure novel that people of many countries have enjoyed for more than 200 years. तो जैसा कि मैंने कहा ना कि ये बहुत फेमस हुआ और फिर इसको डिफरेंट लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट करके हर कंट्री में पढ़ा जाने लगा. तो 200 साल तक ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि ये यहाँ वहाँ जो है रोटेट होता रहा. इट हैज़ ऑल्सो बीन मेड इन टू ग्राफिक नॉवेल्स एंड फिल्म्स. अब ये इतना फेमस हुआ था कि इसके ऊपर फिल्म्स भी बनाई गई. यू नो ना कि यूजुअली फिल्म्स आर बेस्ड ऑन नॉवेल्स. द नॉवेल रिटन बाय स्विस क्लर्जी मैन, अंडरलाइन द वर्ड क्लर्जी मैन. ओके, एंड आई जस्ट फॉरगॉट टू टेल यू कि डू कैरी अ पेन और पेंसिल एंड नोटबुक टू जॉट डाउन द मीनिंग. मीनिंग जॉट डाउन करने के लिए आप प्लीज़ जो है अपने साथ नोटबुक, पेन, पेंसिल लेकर बैठिए. क्लर्जी मैन किसे कहते हैं? प्रीस्ट, जो चर्च के होते हैं ना, फादर प्रीस्ट. तो ये जो ऑथर थे वो क्लर्जी मैन थे, प्रीस्ट थे, फादर थे. इट इज़ नॉट जस्ट एन एडवेंचर, इट एम्स एट टीचिंग यंग पीपल वैल्यूज़ लाइक सेल्फ रिलायंस, डिटर्मिनेशन, लव फॉर योर फैमिली. तो ये नॉवेल के थ्रू उन्होंने ये सारे वैल्यूज़ टीच करने की कोशिश की है. सेल्फ रिलायंस, सेल्फ डिपेंडेंस है ना, आत्मनिर्भर होना, डिटर्मिनेशन, पक्का इरादा, and love for your family, cooperation, and prudent, underline the word prudent. Prudent मतलब careful use of resources. It also has good lessons relevant in natural sciences, good husbandry, and even mathematics. Good husbandry, it's about animal husbandry है ना, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा एनिमल को पालना, that is called animal हस्बेंड्री. तो ये सारी चीज़ों के बारे में भी जो है ना, ये सारे टॉपिक्स जो है पूरे नॉवल में कवर किए गए कि हर चीज़ के बारे में जो है इसमें थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिया गया है. सम एलिमेंट्स ऑफ द नॉवल डू स्ट्रेच रियलिटी. और कुछ चीज़ें तो नॉवल में इतनी मतलब जो है रियलिस्टिक लगती है कि इट फील्स कि इट्स अ ट्रू स्टोरी.
but we must consider that it is a work of fiction. Underline the word fiction. लेसन के स्टार्टिंग में मैंने कहा ना कि ये फिक्शनल है या फिर फिक्टिशियस भी कहा जाता है। देखिए अक्सर अगर आप मूवीज़ वगैरह देखते होंगे तो उसके स्टार्टिंग में लिख कर आता है कि ऑल द कैरेक्टर्स इन दिस मूवीज आर फिक्टिशियस। तो फिक्टिशियस या फिक्शनल का मतलब ही होता है काल्पनिक या इमेजिनेशन, इमेजिनरी। ओके, बट वी मस्ट कंसिडर दैट इट इज अ वर्क ऑफ फिक्शन एंड नॉट अ फैक्ट फाइल। लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि ये जो है फिक्शनल है, ठीक है, फैक्ट फाइल नहीं है। फिक्शनल है, फैक्ट फाइल नहीं है, मतलब कि ये जो है स्टोरी बेस्ड है, ये रियलिटी नहीं है। गिवन बिलो इज अ सिनॉप्सिस एन आउटलाइन ऑफ इट्स बेसिक स्टोरी। तो मैंने कहा ना कि सिनॉप्सिस का मतलब होता है कि समरी। सिनॉप्सिस का एक्चुअल मीनिंग आप क्या बोल सकते हो? समरी। ओके, अब इस स्टोरी में देखिए कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं। विलियम, एलिजाबेथ एंड देयर चिल्ड्रन हैड बीन ट्रैवलिंग इन अ शिप। ठीक है, विलियम एलिजाबेथ ये एक कपल थे और उनके बच्चे थे जो एक शिप में ट्रैवल कर रहे थे। व्हेन द शिप वाज कॉट इन अ ग्रेट स्टॉर्म, तो अचानक ये लोग एक तूफान में फंस गए। द अदर पैसेंजर्स इवैक्यूएटेड विदाउट देम। तो क्या हुआ कि उसमें और जो थे पैसेंजर्स वो लोगों ने इवैक्यूएट कर दिया। इवैक्यूएट करना, खाली कर देना, कोई जगह खाली कर देना, है ना। जैसे कि देखिए हम लोगों को ये वर्ड आपने सुना होगा कि मुंब्रा में अक्सर ऐसा होता है ना, मुंब्रा में या मुंबई में कहीं पे भी कि ये बिल्डिंग के बारे में पता चलता है कि हाँ ये कभी भी गिर सकती है ना। तो उसको फौरन ऑर्डर आता है कि इवैक्यूएट कर दीजिए। इवैक्यूएट करना, खाली कर देना, है ना। द अदर पैसेंजर्स आर इवैक्यूएटेड विदाउट देम। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि जैसे ही पता चला, थोड़ा स्टॉर्म का जो है आसार लगे, तो बाकी के सारे पैसेंजर्स जो है उतर गए। बीच बीच में जहाँ पर हार्बर्स आते गए होंगे वहाँ पे उतरते गए होंगे, लेकिन ये लोग बच गए। विलियम एंड हिज फैमिली इंक्लूडिंग द यंग चिल्ड्रन फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंड्स। कितने बच्चे थे उनके? विलियम और एलिजाबेथ के 4 बच्चे थे। फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक एंड फ्रेंड्स वर लेफ्ट टू सर्वाइव अलोन। और ये बेचारे जो है फैमिली, है ना, विलियम एलिजाबेथ की फैमिली, उनके 4 बच्चे, ये अकेले जो है फंस गए। दे वेदर्ड द ग्रेट स्टॉर्म वेटिंग इन द शिप्स होल्ड। दे वेदर्ड, यहाँ पे वेदर का मतलब देखो, वेदर का मतलब ऐसे तो ना क्लाइमेट वगैरह होता है, लेकिन यहाँ पर आप बोलोगे कि टू बेयर द क्लाइमेट, टू टॉलरेट द क्लाइमेट, क्लाइमेट को बर्दाश्त करना, क्लाइमेट को झेलना। तो उन्होंने इस जो है स्टॉर्म को झेला। वेटिंग इन द शिप्स होल्ड, शिप में ही। द शिप सर्वाइव द नाइट एंड द फैमिली फाउंड देमसेल्फ विद इन साइट ऑफ अ ट्रॉपिकल डेजर्ट आइलैंड द नेक्स्ट मॉर्निंग। तो सर्वाइव मतलब लीव्ड, है ना, बच गई, जिंदा बच गई। तो ये शिप बच गई रात में, और अगली सुबह जो है इन लोगों ने अपने आप को एक डेजर्ट आइलैंड में पाया। They decided to get to the island they could see beyond the reef. Underline the word reef, and you can see in the left hand side the meaning has been given. Rocks and sand etc. close to the surface of the sea. है ना, जो समुद्र के से लगकर, समुद्र के तट से लगकर जो चट्टाने या रेत वगैरह होती है उसको क्या कहा जाता है? रीफ। तो जहाँ पर जाकर उनकी शीप जो है अपने आप लग गई थी एक हार्बर के पास, उन्होंने देखा कि वहाँ पर एक आइलैंड था। रीफ के आगे आइलैंड था, रीफ मतलब रॉक के आगे आइलैंड था। विथ मच एफर्ट दे कंस्ट्रक्टेड अ वेसल आउट ऑफ टर्ब्स, है ना। अब स्टॉर्म्स आया था, सारी चीज़ें यहाँ वहाँ उथल पुथल हो गई थी। तो इन लोगों ने जो है एक उनके पास जो टर्ब्स थे, टर्ब्स मतलब क्या, देखिए आपको जो है यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर जो है पिक्चर भी दिया हुआ है ना, ये जैसे ड्रम जैसे। तो ये ड्रम जैसे जो थी, इससे उन्होंने एक जो है शिप जैसा ही बना लिया, वेसल बना लिया। वेसल का मतलब यहाँ पर बर्तन नहीं है बल्कि शिप। आफ्टर दे फिल्ड द टर्ब्स विद फूड एंड एम्यूनिशन। अब क्या किया उन लोगों ने कि ये टब के अंदर उन लोगों ने
खाने पीने की ना जो जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी। और एम्यूनिशन मतलब क्या, वेपन्स, है ना, कि कभी किसी जानवर से ख़तरा हो या किसी से भी ख़तरा हो तो वेपन यूज़ कर सके। एंड ऑल अदर आर्टिकल्स, ऑल आर्टिकल्स हियर मीन्स थिंग्स ऑफ वैल्यू दे कुड सेफली कैरी। दे रोड टूवर्ड द आइलैंड, तो इस तरह से फिर वो लोग आइलैंड की तरफ बढ़े। 2 dogs from the ship named टर्क एंड जूनो swam beside them। तो शिप में इनके साथ 2 कुत्ते भी थे जो उनके साथ जो है इनकी मतलब जो देखा ना आप लोगों ने, जैसे टब से इन्होंने वेसल बनाया तो उसके साथ साथ लगकर वो भी आ रहे थे। अब लोग मतलब एकदम किनारे पे पहुंच गए थे ना, या तो यहाँ पे डूबने की चांसेस नहीं थे। द शिप्स कार्गो ऑफ लाइव स्टॉक, गन्स एंड पाउडर, कारपेंट्री टूल। अब शिप के कार्गो में, कार्गो मतलब क्या, सामान, लगेज। लाइव स्टॉक था। लाइव स्टॉक किसे कहा जाता है, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, है ना। लाइव स्टॉक किसे कहा जाता है, जो भी एनिमल्स, है ना, जो बोलते हैं ना घरेलू एनिमल्स और बर्ड्स, उनको कहा जाता है लाइव स्टॉक। वो जानवर या बर्ड जो पाले जाते हैं, है ना, जैसे काव हो गया, चिकन हो गया, ये इनको क्या कहा जाता है, लाइव स्टॉक। तो आप शॉर्ट में लिख सकते हो फार्म एनिमल्स एंड बर्ड्स। क्या लिख सकते हो, फार्म एनिमल्स एंड बर्ड्स। गन एंड पाउडर, कारपेंट्री टूल, बुक्स एंड डिसअसेंबल्ड पीनेस। अंडरलाइन द वर्ड पीनेस और उसका मीनिंग लिख लीजिए, अ स्मॉल बोट, अ स्मॉल बोट। एंड प्रोविजंस हैड ऑल्सो सर्वाइव्ड। और प्रोविजंस मतलब क्या, रोजमर्रा का सामान, है ना, खाने पीने का, प्रोविजंस उसको कहा जाएगा। प्रोविजंस मतलब क्या, फूड स्टफ्स, आप लिख सकते हो फूड स्टफ्स। तो वो सारी चीजें जो जो बची थी वो उन्होंने अपने साथ कैरी कर ली। Over the next few days, William attached the floatable old kegs to one another and built a bow that curved around them। ठीक है, तो कुछ समय के बाद क्या, कुछ दिनों बाद उन्होंने क्या किया, विलियम यानी कि फादर ने फ्लोटेबल ओल्ड केग्स को एक दूसरे से अटैच कर लिया। देखो केग्स, एक्चुअली द पिक्चर विच इज गिवन हियर रिप्रेजेंट केग्स। ये केग्स किसे कहा जाता है, ये देखिए, ये बड़े बड़े ड्रम है ना, एक्चुअली इन्हें केग्स कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है, केग, जिसके अंदर पहले के लोग कोई भी लिक्विड, है ना, कोई ऑयल जैसा जो है, ऑयल है या फिर लीकर है वगैरह, वो सब भर कर रखते थे। तो फादर ने जो है, उनके डैडी ने, मतलब जो हेड ऑफ द फैमिली थे, इन्होंने इन सबको जो मिलाकर जो है क्या बनाया, एक बो जैसा बनाया, that curved around them। The family had landed successfully on the island। तो लोग सक्सेसफुली पहुंच गए थे। They set up a tent and softened the floor with armloads of grass। अब क्या किया इन लोगों ने, वहां पर जो है उस टापू के किनारे पहुंचकर, उस आइलैंड के किनारे पहुंचकर जो है टेंट बनाने शुरू किए और जमीन को सॉफ्ट करने के लिए क्या डाली वहां पे, आर्मलोड्स ऑफ ग्रास। आर्मलोड्स ऑफ ग्रास मतलब कि जितना उनके हाथों में या दोनों आर्म से, अपने दोनों हाथों से जितना जमा कर सकते थे, ग्रास उठाते, है ना, वेपन्स तो थे ही इनके पास, वेपन से काट के ग्रास उठाते, उनको जो है अपने टेंट में डाल दिया ताकि फ्लोरिंग जो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। दे काट एंड स्प्रेड टू सर्व एज देयर बेड। और वो ग्रास के ऊपर, नरम ग्रास के ऊपर उन लोग जो अपना बेड बनाकर सोने लगे। दे केम टू अ ग्रोव ऑफ ट्रीज। अंडरलाइन द वर्ड ग्रोव एंड राइट डाउन द मीनिंग, ग्रुप ऑफ ट्रीज। ग्रोव का मतलब ग्रुप ऑफ ट्रीज। तो वो लोगों ने क्या देखा, है ना, बहुत सारे जो झाड़ होते हैं इनके झुंड को देखा। वन ट्री ग्रीव व्हाट लुक लाइक गाउट्स ऑन इट्स trunks। okay, on its trunk। अब underline this word gouts। gouts का मतलब क्लाइंबर पता है ना आप लोगों को, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते कि उनकी बेलें अपने आप बढ़ते जाती है ना, जैसे मनी प्लांट हो गया, है ना, या फिर बिटर गॉड, करेले का प्लांट हो गया, तो उनके जो ब्रांचेस है अपने आप बढ़ते जाती है, उनको बोला जाता है क्लाइंबर। वो एक क्लाइंबर की तरह नजर आ रहा था।
ओके, देखिए सेंटेंस, वन ट्री ग्रीव व्हाट लुक लाइक गाउट ऑन इट्स ट्रंक, है ना, वो झाड़ का जो तना होता है वहां पर क्लाइंबर जैसा नजर आता। द फादर टोल्ड फ्रिज द गाउट्स वुड मेक एक्सीलेंट बाउल्स एंड स्पून्स। अब डैडी ने क्या बोला बच्चों को, फ्रिज को बोला कि ये लोग क्या कर सकते हैं, ये जो बेल है इसकी मदद से जो है ना बाउल्स और स्पून्स बर्तन बना सकते हैं। एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल, तो उससे उन्होंने बर्तन बनाए। तो देखिए बेसिक मतलब ये लेसन में ना कि ये बताया गया है, ये मतलब ये मॉरल सिखाने की कोशिश की गई है कि मतलब वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में भी जो है ना आपको जीने की उम्मीद नहीं खोना चाहिए, और जो भी चीज़ें उपलब्ध हो, जो भी चीज़ें अवेलेबल हो, उससे जो है आप अपने जीने के लिए जो कहते हैं ना रिसोर्स खुद ही ढूंढ सकते हो। ठीक है। आफ्टर सम डेज एलिजाबेथ इन्फॉर्म विलियम दैट शी वांटेड अ फैमिली टू मूव टू अ सेफर प्लेस। अब उनकी मम्मी ने क्या कहा कि वो चाहती है कि हम लोग थोड़ा सेफर, एक अच्छी जगह पर जाएं। देयर करंट कैंप वॉज नॉट ओनली एक्सपोज बट ऑल्सो वेरी ड्राई एंड हॉट, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये जो अभी हम फिलहाल जिस टेंट में या कैंप में रह रहे हैं ये पूरा खुला है और वहाँ पे बहुत गर्मी भी होती है। इफ़ दे बिल्ट अ हाउस अप इन वन ऑफ द लार्ज ट्रीज दे वुड बी सेफ फ्रॉम जैकल्स, है ना। जैकल्स पता है आपको, एक वाइल्ड एनिमल है, सियार जैसे हिंदी में कहा जाता है। तो उनकी मम्मी ने कहा कि हमको झाड़ के ऊपर घर बनाना चाहिए, है ना, जो जैकल से सेफ हो। शी डिस्क्राइब्ड अ परफेक्ट ट्री फॉर द प्रोजेक्ट, और उसे एक परफेक्ट ट्री नज़र भी आ गया। वन हुज ट्रंक वॉज नियरली 40 फीट इन द डायमीटर। देखो स्टार्टिंग में हम लोगों ने लेसन में देखा कि उन्होंने ना हर चीज़ वैल्यूज़ भी सिखाने की कोशिश की है, मैथमेटिक्स भी सिखाने की कोशिश की है। तो ये भी जो झाड़ था, जो पेड़ था, उसका ट्रंक जो था ना, उसका मतलब बताया अंदाजन कि 40 फीट जो है डायमीटर था। द ब्रांचेस वर वेरी लॉन्ग एंड एक्सटेंडेड स्ट्रेट आउट फ्रॉम द ट्रंक। तो मतलब बहुत बड़ा मोटा पेड़ था, बेनियन ट्री जैसा होता है। मेकिंग देम परफेक्ट प्लेटफॉर्म्स फॉर अ स्ट्रक्चर, तो मतलब एकदम परफेक्ट सूटेबल था, वहाँ पे ट्री के ऊपर घर आराम से बनाया जा सकता था। लेटर व्हेन डिटर्मिनिंग द हाइट ऑफ द लोवेस्ट ब्रांचेस द फादर थॉट द बॉयज ज्योमेट्री। तो मतलब देखिए यहाँ पर डैडी जो अपने बच्चों को हर चीज़ सिखा रहे थे, ज्योमेट्री यहाँ पे खड़े खड़े सिखा रहे थे, पाइथागोरस के थ्योरम सिखाए जा रहे थे, हाउ टू यूज ट्रायंगल्स टू मेजर बिग ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो पूरा ज्योमेट्री सिखा रहे थे। He measured a defined distance from the trunk. Then he calculated angles using several major rods, determining that the lowest branch was 30 feet off the ground. तो इट्स completely about mathematics. तो ये डैडी ने जो है इस पैसेज में बताया है कि जब वो when they were developing a house on the tree, that time, that very moment, the father was trying hard to teach his kid geometry. द मैन नॉटेड अ रोप एट सर्टेन लेवल्स। अब यहाँ पे मैन किसको कहा गया है, फादर, और उनके जो सन हो गए ना उनको कहा गया। उन्होंने जो है एक रोप टाई की, नॉट की बांधी सर्टेन इंटरवल्स पे, थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे, एंड अटैच पीसेस ऑफ बैम्बू इन ईच नॉट, और हर गांठ के ऊपर, नॉट मतलब गांठ होता है ना, वहाँ पे जो है बैम्बू के जो है, बैम्बू क्या होती है, लकड़ी होती है ना बैम्बू, तो वहाँ पर बैम्बू के जो पीसेस जो है अटैच किए। दस दे क्रिएटेड द लैडर। ठीक है, मतलब समझ में आया कि रस्सी, देखा होगा आप लोगों ने, पुरानी मूवीज़ वगैरह बताई जाती है कि रस्सी के ऊपर लकड़ियाँ लगा लगा के, या फिर देखा होगा ब्रिजेस वगैरह भी देखी होगी, ब्रिज होते हैं ना, दो हिल के बीच में ब्रिजेस होते हैं, रस्सी के और लकड़े के, है ना। तो उस तरह से उन लोगों ने जो है क्या बनाया, लैडर बनाया, हाँ, सीढ़ी बनाई। फादर रिटर्न टू द बीच एंड कलेक्टेड ड्रिफ्ट वुड। अंडरलाइन द वर्ड ड्रिफ्ट वुड एंड राइट डाउन द मीनिंग। ये आप लोगों को पूछता है, हाँ, ड्रिफ्ट वुड का मीनिंग पूछता है। आई गेस इट इज गिवन इन द वर्कशॉप, आप लोगों को वर्कशॉप में पूछा है। ठीक है, तो ड्रिफ्ट वुड का मीनिंग लिखिए, पीसेस ऑफ वुड that are floating on the water. Pieces of wood that are floating on the water. तो पानी के ऊपर बहुत सारी जो लकड़ियाँ वगैरह तैरते रहती है ना, तो वो कलेक्ट करके वो लेकर आए। थिंकिंग इट वुड बी परफेक्ट टू बिल्ड अ स्लेज।
on runners rather than wheels. Underline the word sledge. स्लेज का मीनिंग आप क्या लिख सकते हो कि इट्स अ वेहिकल ऑन रनर्स. इट्स अ वेहिकल ऑन रनर्स यूज्ड फॉर ट्रैवलिंग ओवर स्नो एंड आइस. ठीक है, तो जैसे अगर आप कभी देखा होगा मूवीज़ में या स्नो क्लैड रीजन्स में ना स्लेज यूज़ होते हैं. ठीक है, जिसके ऊपर बैठ के जो है बर्फ़ के ऊपर जो है ना बैठ कर उसके ऊपर जो है बर्फ़ के ऊपर ट्रैवलिंग की जा सकती है. ठीक है, तो वो बनाया उन्होंने ऑन रनर्स रादर देन व्हील्स. लेटर दे यूज इट टू ट्रांसपोर्ट मटेरियल. बाद में जो है इसी से उन लोग जो है बड़े बड़े स्लेज बनाए, क्योंकि जब लोग घर कंस्ट्रक्ट कर रहे थे तो सामान नीचे से ऊपर पहुंचाने के लिए जो है उन्होंने स्लेज का यूज़ किया. Meanwhile, Elizabeth announced that the garden she had been tending का मतलब यहाँ पर taking care, was producing healthy plants. अब इस दौरान मम्मी ने क्या डिक्लेयर किया कि हमारे पास तो बहुत अच्छे हेल्दी प्लांट्स जमा हो रहे. कॉर्न, मेलन, पम्पकिन, कुकुम्बर वर ऑलरेडी ग्रोइंग. देखिए, तो ये किचन गार्डनिंग भी शुरू हो गई थी मम्मी की. द नेक्स्ट डे ओनली द फादर एंड फ्रीड्स ट्रेवल टू द वुड्स. वुड्स का मतलब यहाँ पे क्या है, जंगल. Exploring and finding such exotic plants. Underline the word exotic. Exotic का अक्सर जो लोग हैं गलत मीनिंग लेते हैं. Exotic का मतलब कि ब्यूटीफुल, ऐसा नहीं है. Exotic का मीनिंग है फॉरेन, कॉमा नॉन नेटिव. इसका मीनिंग लिख लीजिए, फॉरेन कॉमा नॉन नेटिव. मतलब जो बोलते हैं ना हमारे देश का ना हो, विदेशी हो, बाहर का हो, फॉरेन हो, उसको बोलेंगे एग्जॉटिक. तो आप बोल सकते हो कि ये डोमेस्टिक का अपोजिट है. तो अब इन लोग क्या कर रहे थे, एग्जॉटिक प्लांट मतलब क्या, एग्जॉटिक प्लांट मतलब क्योंकि इन लोगों के लिए मतलब कहते हैं ना कि इन लोगों के लिए अलग थे वो प्लांट्स. इन लोग कहीं और से आए थे, तो इन लोगों के लिए जो न्यू थे ये प्लांट्स. एज वन विथ वैक्सी फ्रूट फ्रॉम विच कैंडल्स कुड बी मेड. अब उन्होंने ऐसे प्लांट्स भी ढूंढे जिनके अंदर वैक्स निकलता हो, तो जिससे उन्होंने कैंडल बनाया. फिर डिस्कवर्ड अ ट्री एक्स्यूडिंग अ रबरी सैप. एक्स्यूड करना मतलब गिविंग आउट है ना. देखिए, मे बी आपको यहाँ पे ग्लॉसरी में मीनिंग दिया है. लुक, एक्स्यूडिंग है ना, इन द लेफ्ट यू कैन सी एक्स्यूडिंग मीन्स गिविंग आउट. तो एक ऐसा प्लांट देखा जिसमें से क्या निकल रहा था, क्या निकल रहा था, देखिए वापस से. फिर डिस्कवर्ड अ ट्री एक्सक्यूडिंग अ रबरी सैप. सैप का मतलब क्या होता है, स्टिकी फ्लूइड है ना. स्टिकी फ्लूइड, जब चिपचिपा फ्लूइड होता है झाड़ से निकलता है, उसको बोला जाता है सैप. फ्रॉम विच हिज फादर क्लेम दैट दे कुड मेक बूट्स. तो उन्होंने क्या बोला उनके डैडी ने कि इससे तो हम क्या बना सकते हैं, बूट्स बना सकते हैं. थिंकिंग अहेड ऑफ द नेक्स्ट विंटर, फादर डिसाइडेड टू क्रिएट अ प्लेस सेफ फ्रॉम द एलिमेंट्स, a strong storage spot to protect themselves and their belonging. तो अभी क्या उन्होंने आगे का भी जो है ना सोचना शुरू किया है ना. दे वर फार साइटेड पीपल. फार साइटेड मतलब आगे की सोचने वाले. तो उन्होंने सोचा कि हमको एक ऐसी जगह की ज़रूरत है कि हम अपनी चीज़ों को, बिलोंगिंग्स मतलब क्या, चीज़ें, और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके. फ्रिट्स केम अप विद द आइडिया ऑफ अ केव. तो फ्रिट्स ने क्या सोचा कि अब हमें विंटर में कहाँ रहना चाहिए, केव में रहना चाहिए ना, गुफा में रहना चाहिए. नॉट फाइंडिंग वन, दे थॉट ऑफ कार्विंग आउट देयर ओन केव इन द रॉक, अबटिंग देयर कैंपिंग साइट. अंडरलाइन द वर्ड अबटिंग. अबटिंग का मतलब टचिंग. देखिए, सबसे पहले लोग कहाँ रह रहे थे, इन लोगों ने एक टेम्पररी टेंट बनाया, उसके बाद झाड़ के ऊपर घर बनाया. अब झाड़ के ऊपर घर बनाने के बाद इन्होंने क्या सोचा कि विंटर में सेफ नहीं है, तो इसके लिए उन्होंने सोचा कि अब हमको कहाँ रहना चाहिए, केव में. और केव उनको नहीं मिली कोई प्रॉपर, तो उन्होंने काफ किया है ना. काफ करना मतलब तराशना ना. खुद से उन्होंने जो पत्थर काट काट के जगह बनाई जो उनकी कैंपिंग साइट से नज़दीक थी, जहाँ पे उन्होंने कैंप बनाया था उसी से लग कर दी. ऑन द स्मूथ फेस ऑफ द रॉक फादर मार्क्ड अ डायमेंशन फॉर एन ओपनिंग एंड दे पिक्ड अवे एट द हार्ड सरफेस विद देयर एक्सेस, chisels. Underline the word chisels and write down the meaning, long blade.
ठीक है, लॉन्ग ब्लेड एंड शॉवेल्स। शॉवेल्स जिसको देखो स्पेड भी कहा जाता है, SPADE स्पेड, है ना, ज़मीन खोदने के लिए जो यूज़ होता है ना, उसको कहा जाता है शॉवेल्स। अब मतलब फादर ने ये सारे जितने भी टूल्स थे, है ना, ज़मीन की खुदाई के लिए, हैमर्स वगैरह, वो सारी चीज़ें कलेक्ट किए और मार्किंग शुरू कर दी। तो इनके डैडी जो देख सकते हो आप, एक बोलते हैं ना ऑलराउंडर थे, कारपेंटर भी थे, है ना, हर चीज़ थे, बिल्डर भी थे, हर चीज़ जो इनको आती थी, मैसन थे। ओवर द नेक्स्ट सेवरल डेज द फैमिली कट विंडोज इन द रॉक्स टू अलाउ फॉर क्रॉस करंट ऑफ एयर। अंडरलाइन द वर्ड क्रॉस करंट एंड ये भी आपको जो है पैसेज में पूछ सकता है। ओके, क्रॉस करंट, ठीक है। तो क्रॉस करंट का मीनिंग आप क्या लिख सकते हो? करंट्स ऑफ एयर फ्लो अक्रॉस अ रूम। करंट्स ऑफ एयर फ्लो अक्रॉस अ रूम, क्या मतलब हुआ इसका? कि हवा के बहने को कहा जाता है एयर, क्रॉस करंट्स ऑफ एयर। हम आसान शब्दों में अगर कहें तो बोलते हैं ना वेंटिलेशन। तो वेंटिलेशन के लिए उन्होंने छोटे छोटे विंडोज भी बना लिए, बोलिए। एंड फॉर सनलाइट टू एंटर द केव। व्हेन दे हैड फिनिश दे हैड 4 रूम्स, ठीक है। अब केव में अच्छे खासे इन्होंने, है ना, हम सोचते रह जाते हैं 1 BHK 2 BHK, ये इन्होंने तो 4 BHK भी बना लिया, बोलो। कंप्लीट विद अ फायर प्लेस। और जैसा कि मैंने कहा ना कि लोग ये ख़ास किसके लिए, विंटर्स के लिए बना रहे थे। तो फायर प्लेस, फायर प्लेस कहाँ, यानी क्या कि वो जगह है ना, जो देखा होगा आपने कि जो है लकड़ियाँ जला के गर्मी, लकड़ियाँ जलाई जाती है ना, जहाँ आग जलाई जाती है गर्मी के लिए, दैट इज़ कॉल्ड फायर प्लेस। दे नाउ हैड अ न्यू विंटर होम। अब ठंडी के लिए भी इनका घर तैयार। बिकॉज ऑफ द लो लाइट द केव हाउस दे हैड बिल्ड फेल्ट ऑप्रेसिव। अंडरलाइन द वर्ड ऑप्रेसिव। ऑप्रेसिव का मतलब है हार्श। ऑप्रेसिव का मतलब है हार्श। तो वहाँ पर लाइट, अब केव था, है ना, इलेक्ट्रिसिटी तो नहीं थी, तो घर थोड़ा लो लाइट की वजह से एकदम हार्श नज़र आ रहा था। टू रेमेडी दिस, रेमेडी मतलब क्या, क्योर, है ना, या टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम, है ना। रेमेडी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है? क्योर करना, इलाज करना। लेकिन यहाँ पे हम क्या बोलेंगे? टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम। फादर एंड जैक रिग्ड अप अ न्यू लाइट। अंडरलाइन द फ्रेज रिग्ड अप और उसका मीनिंग लिखिए सेट, SET, सेट। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए इन्होंने एक नई लाइट सेट की। दे फाउंड अ बैम्बू पोल दैट वुड रीच फ्रॉम द फ्लोर टू द सीलिंग। Then after securing it, Jack climbed to the top of the pole and hung a large oil lamp that they had rescued from the ship. देखिए क्या दिमाग लगाया इन लोगों ने। ऑयल लैम्प उनके पास थी ना शिप में, तो एक लंबा पोल जो है इन्होंने लिया, डंडा लिया, उसको केव के अंदर सेट कर दिया और उसके ऊपर ऑयल लैम्प लटका दी। तो इससे पूरे केव के अंदर रोशनी हो गई। One day they found that one of the family's herd had been completely destroyed and the cultivated fields around it had been trampled and ruined. अब देखिए, मैंने आप लोगों ने देखा ना, स्टार्टिंग से लोग जो है अपने घर शिफ्ट करते आ रहे, पहले टेंट में, फिर झाड़ के ऊपर चढ़े, फिर केव में आए। तो ऐसा ही उन्होंने जो एक कैंप बना के छोड़ दिया था ना, कहाँ पर, स्टार्टिंग में, तो वो हट, उस कैंप की बात की जा रही है, वो पूरी तरह से ना डिस्ट्रॉय कर दिया था किसी ने। और इन्होंने जो कल्टीवेशन किया था, है ना, जो प्लांट्स वगैरह उगाए थे ना, वो भी पूरा ट्रैम्पल्ड हो गया था। ट्रैम्पल्ड को अंडरलाइन कीजिए और उसका मीनिंग लिखिए क्रश्ड या ट्रॉडन, TRODDEN। मतलब क्या हुआ इसका हिंदी में कि क्रश करना मतलब कुचल देना ना, कुचल देना। रूइंड का मतलब डिस्ट्रॉय कर देना, बर्बाद कर देना। तो उन्होंने क्या देखा कि उनका घर, जो स्टार्टिंग वाला घर था, टेंट था, और उसके आजू बाजू जो प्लांट्स थे, पूरे जो है, मतलब उनकी किचन गार्डनिंग जो कह सकते हैं, पूरा जो है नष्ट हो गया है, तबाह हो गया है। देयर वर ह्यूज फुट मार्क्स एवरीवेयर, और बड़े बड़े कदमों के निशान थे। फादर सॉ मैसिव डैमेज टू ट्रीज एज वेल एज मैनी ह्यूज फुटप्रिंट्स। तो फादर ने नोटिस किया, देखा
कि इतना सारा जो है डैमेज हुआ है और बड़े बड़े कदमों के निशान हैं, विच ही आइडेंटिफाइड इज बिलोंगिंग टू एन एलिफेंट हर्ड मतलब क्या, झुंड। तो फादर समझ गए कि हो ना हो ये लगता है यहाँ से एलिफेंट का झुंड गुजरा है। The next morning, the family began to design a new defense to discourage all wild animals from entering their cultivated lands. तो अगली सुबह इन्होंने क्या प्लानिंग शुरू कर दी कि हमको जो है हमारी कल्टीवेटेड लैंड्स है, कल्टीवेटेड लैंड्स आप मतलब क्या बोल सकते हो, उनकी खेती या उनकी फार्म फील्ड, वहाँ पर आने से हमको जंगली जानवर को रोकना है, वरना अगर हमारी क्रॉप्स तबाह हो गई तो हम खाएंगे क्या। दे ऑल्सो फाइनलाइज देयर आइडियाज अबाउट द न्यू रेसिडेंट्स। देखिए अब न्यू घर की फिर प्लानिंग चल रही है। रादर देन बिल्डिंग अ हाउस ऑन स्टिल्ट्स, अंडरलाइन द वर्ड स्टिल्ट्स और उसका मीनिंग लिखिए, पेयर ऑफ अपराइट पोल्स, PAIR, पेयर ऑफ अपराइट पोल्स। ठीक है, पोल्स मतलब कि बैम्बू स्टिक ना या डंडे, तो डंडे के ऊपर या बैम्बू स्टिक के ऊपर घर बनाने की बजाय विच द एलिफेंट could knock down easily, है ना। तो अगर लकड़े या बैम्बू से बनाते तो एलिफेंट्स आसानी से कुचल देते। They would use 4 strong trees growing in a square near one another as the foundation। अब क्या सोचा कि हमको 4 जो है मजबूत झाड़ देखने हैं जो आजू है ना नज़दीक नज़दीक हो, और हम उसी के ऊपर अपना घर, उसी को अपना मतलब वो झाड़ को फाउंडेशन बनाकर जो अपना घर बनाएंगे। The trees were of equal size, approximately 12 feet apart। Thus they built another safe home। तो मतलब ये कौन सा घर हुआ, सबसे पहला टेंट में रहते थे, उसके बाद झाड़ पे शिफ्ट हुए, उसके बाद केव में, अब ये जो है झाड़ों को फाउंडेशन लेकर 4 झाड़ जो नज़दीक थे उनको लेकर इन्होंने एक नया घर बनाया। इस तरह से रहते 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 10 साल गुजर गए। 10 years passed and the young boys were now young men। और वो जो लड़के थे अब जो है अच्छे खासे जवान हो गए थे। एंड देयर पेरेंट्स वर वेरी प्राउड, और उनको पेरेंट्स को भी गर्व था, है ना, कि कैसी क्रिटिकल कंडीशन में इन लोगों ने अपनी आधी ज़िंदगी बिता दी। दे कॉल्ड आइलैंड न्यू स्विट्ज़रलैंड, और उन्होंने क्या नाम दिया, न्यू स्विट्ज़रलैंड। मैनी एडवेंचर्स ऑकर्ड ओवर द ईयर, बहुत सारी घटनाएं हुई। अब मैंने कहा है ना कि ये नॉवेल जो है एकदम सिनॉप्सिस में शॉर्ट में दिया हुआ है, तो उसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं है। ऑन द शोर ऑफ द अनदर आइलैंड फ्रीड्स हैड नॉक्ड डाउन एन एल्बर्ट रोज। अंडरलाइन द वर्ड एल्बर्ट रोज, एंड आई गेस इसका मीनिंग आपको ग्लॉसरी में दिया है। अ लार्ज लॉन्ग विंग्ड सी बर्ड, एक लंबे पर वाला परिंदा है ना जो सी के ऊपर मंडराता है, उसको कहते हैं एल्बर्ट्रोस। विच वॉज थ्रेटनिंग टू अटैक हिम एंड फाउंड द रैट टाइड टू द लार्ज बर्ड्स लेग। क्या मतलब हुआ कि एक मतलब 10 साल गुजर गए और फ्रीज जो उनका लड़का था वो बड़ा हो चुका था, तो उसने नॉकडाउन किया, मारा, है ना, मार दिया एक एल्बर्ट्रोस पक्षी को, जो क्या कर रहा था, विच वॉज थ्रेटनिंग टू अटैक हिम, जो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। तो उसने क्या देखा कि जब वो परिंदा मर गया तो देखा, या नॉकडाउन हो गया या घायल हो गया, जख्मी हो गया, जो भी, तो देखा कि एक जो है रैग किसे कहते, ऐसे बोलते हैं ना, छोटा सा कपड़ा या चिंदी वगैरह, उसको बोला जाता है रैग। तो उस पक्षी के पैर के ऊपर एक चिंदी या एक छोटा सा कपड़ा जो है ना बंधा हुआ था। ऑन द रैग वॉज अ मैसेज दैट एन इंग्लिश वुमेन हैड बीन स्ट्रैंडेड ऑन द स्मोकिंग रॉक। देखिए स्ट्रैंडेड वर्ड जो है हम लोगों ने वार्मिंग अप एक्सरसाइज में देखा, मैंने कहा ना कि मरूंड या स्ट्रैंडेड का मतलब क्या है, स्टक, कहीं पर अटक जाना। तब वो पक्षी के वो पैर के ऊपर जो चिंदी थी उसमें मैसेज क्या था कि एक इंग्लिश वुमेन है जो कहीं पर स्मोकिंग रॉक है ना, धुआं निकलने वाली चट्टान पे फंस गई है। फ्रिट्ज हैड नो आइडिया हाउ ओल्ड द मैसेज वॉज। अब फ्रिट्ज को समझ नहीं आ रहा, हो सकता है 10 साल पहले की तो नहीं बात है। हिज फादर सजेस्टेड दैट स्मोकिंग रॉक साउंडेड लाइक अ रेफरेंस टू अ वॉल्केनो।
और उनके डैडी जो समझदार थे ना, उन्होंने कहा कि हो ना हो ये स्मोकिंग रॉक क्या हो सकता है, कोई ऐसा एरिया हो सकता है जहाँ पे वॉल्केनो हो. सिंस देयर वर नो वॉल्केनोज इन द विसिनिटी, अंडरलाइन द वर्ड विसिनिटी. विसिनिटी का मतलब होता है नियर बाय. नियर बाय नज़दीक में. विसिनिटी मतलब क्या, नियर बाय नज़दीक में. द बर्ड माइट हैव कम फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे. तो फादर ने ये भी सोचा कि यहाँ नज़दीक में तो कोई वॉल्केनो नहीं है, तो हो सकता है पक्षी ना मीलों की दूरी तय करके आया है. However, Fritz felt that someone needed his help and he was determined to do his best to find a sender. फ्रिट्स कौन, जो बड़ा बेटा था है ना, तो उसने क्या सोचा, उसने फील किया कि किसी को तो इसकी हेल्प की ज़रूरत है. तो उसने ही वॉज डिटर्मिन. डिटर्मिन का मतलब क्या होता है, पक्का फैसला करना, मतलब पूरे पूरे पक्का, मतलब बोले ना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना. तो उसने पूरी तरह से फैसला कर लिया, स्ट्रॉन्ग डिसीजन ले लिया कि ये भेजने वाले का तो मैं पता ज़रूर लगा कर रहूँगा. बिफोर रिटर्निंग होम ही हैड रिटर्न हिज ओन नोट ऑन द रैक. और घर लौटते वक्त उसने जो है अपनी खुद की नोट जो है उस चिंदी पर, या वो जो भी थी ना कपड़ा उस पर लिखा. Retied it to the albatross leg and had watched the bird fly off. तो अब ये पक्षी मरा नहीं था, बल्कि नॉकडाउन किया था, मतलब क्या कि उसको गिराया था सिर्फ, है ना. तो वापस जो है इसने अपनी तरफ से एक नोट लिखी और ये जो है परिंदे को वापस फ्री छोड़ दिया कि देखे तो सही जाता कहाँ है ये. द नोट टोल्ड हुएवर रिसीव्ड इट डू नॉट डिस्पेयर. और उस नोट में उसने क्या लिखा था कि डू नॉट डिस्पेयर. अंडरलाइन द वर्ड डिस्पेयर. डिस्पेयर का मतलब क्या है, होपलेस. कि होपलेस मत हो, हेल्प इज नियर, कि मदद आ रही है, मदद नज़दीक है, मदद आ रही है. फ्रीट्स देन सक्सेसफुली रेस्क्यूड द यंग वुमेन जेनी मॉन्ट्रोज. अब यहाँ पे डिटेल में नहीं दिया हुआ है, डिटेल में नहीं दिया है ना, कि मैंने कहा ना नॉवल है, उसके सिर्फ सिनॉप्सिस दिया हुआ है. सिनॉप्सिस मतलब शॉर्ट में दिया है. तो किसी एनी हाउ फ्रिट्स ने जो है मैनेज कर लिया, उसने बचा लिया एक यंग लड़की को. दो शाई एट फर्स्ट, सून शी गॉट यूज टू लिविंग विद द रॉबिन्सन फैमिली. अब वो लड़की को बचाकर जो अपने फैमिली के साथ रहने के लिए लेकर आया. शुरू में बहुत शर्मा रही थी वो लड़की, लेकिन फिर धीरे धीरे वो यूज टू हो गई. यूज टू मतलब उसे आदत हो गई. वन डे दे सॉ अ शिप विच हैड लेड एंकर. अब एक दिन उन्होंने क्या देखा, अभी आइलैंड पे रहते थे ना, तो सी नज़दीक ही था ना, समंदर नज़दीक था. तो एक दिन उन्होंने क्या देखा कि एक शिप देखी जिसने एंकर डाला है. अंडरलाइन द वर्ड एंकर. एंकर का मीनिंग लिखिए, अ हैवी ऑब्जेक्ट अटैच टू अ केबल यूज टू मूर अ शिप. वापस रिपीट कर रही हूँ मैं, अ हैवी ऑब्जेक्ट अटैच टू अ केबल यूज टू मूर अ शिप. इसका मतलब अगर मैं हिंदी में कहूँ तो अगर आप लोग गेटवे वगैरह गए होगे तो देखा होगा ना कि बड़े बड़े जो शिप्स होते हैं, बड़े बड़े यॉट्स होते हैं, तो उनको जो है किस तरह से जो चलाने वाले जो है रस्सी से पकड़ के खूंटे से जो बांधते हैं ना, वो खूंटे को जो है ना एंकर कहा जाता है. एन एनकैम्पमेंट हैड बीन सेट अप. अंडरलाइन द वर्ड एनकैम्पमेंट. ये एनकैम्पमेंट के अंदर ही जो है ना उसका मीनिंग छुपा है. CAMP कैंप. तो इसका मीनिंग है कैंप. कैंप, एक टेंट बांधा गया है ऑन वन ऑफ द स्मॉलर आइलैंड. अब जैसा शुरू में इन लोगों ने किया था ना, शुरू में आए थे तो इन्होंने टेंट बांधा था, तो बिल्कुल वैसे ही देखा इन्होंने कि शिप एक अभी अभी आकर रुकी है और किसी ने जो है अभी अभी क्या बांधा है, टेंट बांधा है, कैंप बांधा है. आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू देयर स्पाई ग्लास. अब स्पाई तो आपको पता ही होगा ना, जासूस को जो है स्पाई कहा जाता है. अच्छा, ये जो है वर्ड आई गेस आप लोगों को जो है ना इसमें वोकैबुलरी में आई मीन पैसेज अगर आए तो उसमें पूछता है पैसेज में. तो स्पाई ग्लास क्या बोल सकते हैं आप, बाइनोकुलर्स, है ना, क्या बोल सकते हैं आप, बाइनोकुलर्स. तो उन्होंने अपने बाइनोकुलर्स से देखा, क्या देखा कि Fritz and his father decided to announce themselves after they had returned home and cleaned it up. अब क्या मतलब हुआ, आफ्टर चेकिंग द पीपल थ्रू द स्पाई ग्लास. उन्होंने जो है बाइनोकुलर से देखा. अब क्या देखा वो नहीं दिया है,
फ्रीड्स और उसके फादर ने डिसाइड किया टू अनाउंस देमसेल्फ आफ्टर दे हैड रिटर्न होम एंड क्लीन इट अप। ओके, मतलब क्या हुआ, दे डिड नॉट वांट टू क्रू दे डिड नॉट वांट द क्रू टू थिंक दे वर सेवेजेस। अब इन्होंने सोचा कि हम लोग जो है घर जाकर पहले अच्छे से नीट एंड क्लीन, नीट एंड टाइडी होकर जो है इनसे मिलने जाएंगे, देखने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये नहीं चाहते थे इन लोग दोनों, मतलब बाप बेटे, कौन, विलियम और उनका बेटा फ्रिट्ज, के इनके बारे में कुछ गलत फहमी हो। क्योंकि हो सकता है लोग, कुछ लोग सोचते हैं ना आइलैंड पे जो है कबीले वाले है ना, ट्राइबल पीपल, जो वैश्य लोग रह रहे हो और देखकर डर ना जाए। तो दे डिड नॉट वांट द क्रू टू थिंक दे वर सेवेज। सेवेज मतलब वाइल्ड, दरिंदे, है ना। द नेक्स्ट डे फ्रीड्स एंड हिज फादर मेट द कैप्टन एंड टोल्ड हिम देयर ओन हिस्ट्री एज वेल एज जेनीज। तो अगले दिन एकदम नीट एंड टाइडी होके लोग जो अच्छे से मिलने के लिए गए और लोगों ने अपनी और जेनी की कहानी बताई। जेनी कौन? ये जो ऊपर लड़की मिली थी ना उसको, वो जेनी। To everyone's surprise, it had been Jenny's father who had inspired a captain's search. अब सरप्राइजिंगली मालूम पड़ा कि जेनी के डैडी ने ही जो है ये शिप भिजवाई थी, कैप्टन वाली, है ना। He believed his daughter was still alive after 3 years. और 3 सालों से ये लड़की जो यहाँ वहाँ भटक रही थी। The captain had decided to attempt to find her. और ये जो कैप्टन शिप लेकर आया था वो जेनी को ढूंढने ही आया था। With a burst of celebration, the family, passengers and the crew of the British vessel headed towards New Switzerland. अब सब खुश हो गए और सेलिब्रेशन का माहौल था। फैमिली वाले, पैसेंजर्स, हर कोई जो है खुश था। और ये लोग जो है न्यू स्विट्जरलैंड मतलब जो जहाँ पर मेन इन लोगों का घर था, इन लोग जो 10 साल से रह रहे थे, है ना। ये टापू मतलब स्टार्टिंग में इनका जो शिप जो लैंड होकर इन लोग आए थे ना, उससे थोड़ी दूरी पर था इनका घर, है ना, जिसको इन्होंने न्यू स्विट्जरलैंड डिक्लेयर किया था। एवरीवन वाज अमेज्ड बाय द प्रॉस्पेरिटी एंड गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स। तो ये जो शिप में अभी अभी जो कैप्टन जो ढूंढते हुए आया था और उसके क्रू मेंबर सब लोग जो सरप्राइज हो गए, अमेज्ड हो गए, मतलब सरप्राइज हो गए क्या देखकर कि इस तरह से कोई टापू के ऊपर भी जो है इतने अच्छे से रह सकता है। प्रॉस्पेरिटी मतलब क्या? खुशहाली, है ना। हिंदी में हम कहें क्या? खुशहाली, गुड कंडीशन। एंड गुड हेल्थ ऑफ द सर्वाइवर्स जीवित लोग, जीवित मतलब लाइव पीपल, है ना, जो बच गए थे। एज द डे एंडेड द फादर रियलाइज दैट डिसीजंस मस्ट बी मेड अबाउट हु वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड और रिटर्न विद द शिप। अब देखिए इनके पास मौका था, शिप आई थी, है ना। अब चाहे तो ये, है ना, आइलैंड छोड़कर जो है जा सकते थे शिप में। एलिजाबेथ एंड हर हस्बैंड डिड नॉट विश टू लिव एनीवेयर बट ऑन द आइलैंड। अब विलियम और एलिजाबेथ ने अपनी दुनिया तो यही बना ली थी, अब वो नहीं जाना ही नहीं चाहते थे, उन्होंने यही अपनी दुनिया बना ली थी। दे हैड बीन देयर फॉर सो लॉन्ग एंड हैड ग्रोन यूज टू देयर लाइफ। यूज टू ऊपर भी आया था ना, यूज टू हो जाना मतलब हैबिचुअल हो जाना, आदी हो जाना। तो लोग को आदत पड़ गई थी वहीं पे रहने की। जेनी आस्क्ड इफ एनीवन वुड सपोर्ट हर रिटर्न टू इंग्लैंड। अब जेनी कौन? वो जो लड़की है ना जिसको फ्रिट्ज ने बचाया था, तो उसने पूछा कि क्या मेरे साथ कोई आना चाहता है। तो सबसे पहले कौन रेडी हुआ? फ्रिट्ज, है ना, बट विलियम का बड़ा बेटा। तो विलियम ने सबसे पहले जवाब दिया कि हाँ मैं आना चाहता हूँ। ही ऑफर चीयर्स फॉर अस हु आर गोइंग टू यूरोप। अर्नेस्ट ऑन द अदर हैंड वांटेड टू स्टे ऑन द आइलैंड। अर्नेस्ट जो था वो कहाँ पे रहना चाहता था? अपने मम्मी डैडी के साथ। जैक ऑल्सो डिसाइडेड टू स्टे बैक। फ्रांस द यंगेस्ट बॉय डिसाइडेड टू जॉइन फ्रिट्ज इन लिविंग। जो सबसे छोटा लड़का था फ्रांस, ठीक है, उसने क्या सोचा, मैं अपने बड़े भाई जो है फ्रिट्ज के साथ चला जाता हूँ। फ्रांस वांटेड अ चांस टू रिसीव एन एकेडमिक एजुकेशन, क्योंकि उसको पढ़ाई करना थी, है ना, वो आइलैंड पे नहीं रहना चाहता था, वो पढ़ना चाहता था। बिफोर फ्रिट्ज लेफ्ट ही टोल्ड हिज पेरेंट्स ऑफ हिज लव फॉर जेनी एंड हिज विश टू मैरी हर। अब फ्रिट्ज एक्चुअली किस लिए जाना चाहता था? क्योंकि वो जेनी को पसंद करता था और उससे शादी करना चाहता था। द फादर हैड केप्ट अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द एडवेंचर्स दे had on the island. He handed over the journals to the captain to be published. Then the ship departed.
क्या मतलब हुआ? अब डैडी क्या चाहते थे कि ये 10 साल से ये फैमिली ने किस तरह सरवाइव किया, किस तरह से इस टापू पर रह रहे हैं, ये सब लोगों को पता चले। तो इसलिए उन्होंने जो है सारे एडवेंचर्स की एक है ना जर्नल बनाई, एक बुक जैसी बनाई, और वो बुक जो है कैप्टन को दे दिया। उनको कहा कि इस बुक को पब्लिश करो, और ये फिर से डिपार्ट हो गई, निकल पड़ी, है ना। डिपार्ट इज द अपोजिट ऑफ अराइव। अराइव का मतलब आना, डिपार्ट का मतलब जाना। तो आई होप आप लोग को ये नॉवल बेस्ड स्टोरी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। ठीक है, अब देखिए आप लोग को कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को पूछे जा सकते हैं, हम देख लेते हैं। ओके, विच कैन बी डिस्कस्ड हियर इन द ऑनलाइन लेक्चर्स, because it's not possible to discuss each and everything. Okay, so let us see English workshop. First, two separate words combine to make a new word with a different meaning. They form compound words. Using a dictionary, find the meanings of the following compound words. अब देखिए compound words किसको कहते हैं? जब दो words मिलकर एक नया वर्ड बनता है। जैसे टूथ अलग है, पेस्ट अलग है, दोनों को मिलाकर टूथ पेस्ट। बात अलग है और रूम अलग है, दोनों को मिलाकर बाथरूम। एक न्यू वर्ड बन रहा है ना, तो ऐसे वर्ड्स को बोलते हैं कंपाउंड वर्ड्स। अब आपको बोला है कि इनके मीनिंग लिखिए। बहुत सारे तो ऐसे मैं आपको लेसन पढ़ाते वक्त ही समझा चुकी हूँ, फिर भी आप लिख लीजिए। आर्मलोट्स का मीनिंग लिख लीजिए। द अमाउंट्स दैट कैन बी कैरिड इन वन आर्म or both the arms. The amounts that can be carried in one arm or both the arms. ठीक है, driftwood का लिख लीजिए। Pieces of wood that are floating on the water. Pieces of wood that are floating on the water. Okay, cross current. Cross current का मीनिंग लिख लीजिए। Currents of airflow, currents of airflow across a room. Currents of airflow across a room. ठीक है, उसके बाद footprints. Footprints का लिख लीजिए। The impressions left by a foot or a shoe on the ground. The impressions left by a foot or a shoe on the ground. उसके बाद है फायर प्लेस। फायर प्लेस का मीनिंग लिख लीजिए। अ स्पेशल स्पेस फॉर अ फायर टू बर्न इन। अ स्पेशल स्पेस फॉर अ फायर टू बर्न इन। और उसके बाद लास्ट दिया आपको स्पाई ग्लास। स्पाई ग्लास का मीनिंग होता है ना बाइनोकुलर्स, बाइनोकुलर्स और अ स्मॉल टेलीस्कोप। बाइनोकुलर्स और अ स्मॉल टेलीस्कोप। ओके, उसके बाद आप पहले ज़रा क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? आपको एक फिलअप दी हुई है। आई स्किप क्वेश्चन नंबर 2 बिकॉज इट इज़ लेंदी, तो मैं वो एक्सप्लेन करती हूँ आपको अच्छे से। और ये जो है फिलअप है, तो पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। गिवन इन मिक्स्ड ऑर्डर बिलो आर सम गुड ह्यूमन एट्रीब्यूट्स ऑफ द फैमिली। एट्रीब्यूट्स मतलब क्या? क्वालिटीज। पिक आउट ईच फ्रॉम द बॉक्स एंड राइट इट अगेंस्ट ईच लाइन दैट रिफ्लेक्ट्स इट। अब ये जो अपने नॉवल में स्टोरी पढ़े फैमिली के बारे में, तो उनकी जो मैंने बोला ना कि नॉवल स्टार्ट करने के पहले, लेसन स्टार्ट करने के पहले बोला था कि इन्होंने बहुत सारी जो है मॉरल वैल्यूज़ और क्वालिटीज़ बताने की कोशिश की है। तो अभी हमको ये जो ना क्वेश्चंस पढ़ के बताना है कि किस चीज़ में कौन सी क्वालिटी रिफ्लेक्ट हो रही है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर ए। द फादर टोल्ड फ्रिट्स द गाउट्स वुड मेक एक्सीलेंट बाउल्स एंड स्पून्स एंड दे कट देम इनटू वेरियस यूटेंसिल्स। ठीक है, तो अब इसमें क्या आ जाएगा? जो 6th वाला ऑप्शन है ना, रिसोर्सफुलनेस, है ना, कि जो भी चीज़ें अवेलेबल हो, जो भी रिसोर्स अवेलेबल हो उसका ऑप्टिमम यूज़ करना, फुल यूज़ करना, है ना।
तो वो जो चीज़, वो जो गॉड्स का मीनिंग लिखा था आपने, मैंने बताया था ना क्लाइंबर्स वाले पेड़, जो इसकी जो बेलें थी, वो बेलों से जो है डैडी ने सिखाया उनको कि किस तरह से आप बोल्स और स्पून्स बना सकते हो। तो ये हो गया रिसोर्सफुलनेस। क्वेश्चन नंबर बी, I mean, fill up B. After some days, Elizabeth informed that she wanted the family to move to a safer place. तो इसका आ सकता है, आ सकता ही नहीं बल्कि डेफिनेटली आएगा ऑप्शन नंबर 8, कॉशियसनेस। कॉशियसनेस का मतलब क्या होता है? केयरफुलनेस, केयरफुल रहना आगे के लिए। तो मतलब मम्मी ने पहले से ही सोचा था ना, कॉशियस थी, केयरफुल थी, आगे के लिए हमको सोचना चाहिए। Then question number C, thinking ahead of winter, father decided to create a place safe from the elements. इसका आएगा foresight, जो थर्ड ऑप्शन है। foresight मतलब आगे की सोच। क्वेश्चन नंबर D, father taught the boy geometry and how to use triangles to measure big objects. इसका आ जाएगा knowledge and its application, 7th वाला। डैश ई वाला देखिए क्वेश्चन, डैश ही बिलीव्ड हिज डॉटर वॉज स्टिल अलाइव आफ्टर 3 years. ई, इसका आ जाएगा पर्सिवियरेंस एंड पॉजिटिव एटीट्यूड, है ना। वो जेनी के डैडी ने पॉजिटिव सोचा कि मेरी बेटी अब भी जिंदा है। फिलअप एफ, 10 years had passed and the young boys grew to be young men and their parents were proud of them. इसका आ जाएगा फैमिली बॉन्ड्स, है ना। 10 साल गुजर गए, पूरी फैमिली को साथ रहते रहते। फ्रीड्स फेल्ट दैट समवन नीडेड हिज हेल्प एंड ही वाज डिटरमिन्ड टू फाइंड द सेंडर। इसका आ जाएगा ह्यूमैनिटी एंड सेंसिटिविटी, है ना। उसमें इंसानियत थी फ्रीड्स में, इसलिए वो ढूंढना चाहता था कि पता नहीं किसको मेरी हेल्प की ज़रूरत है। ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एक्सपांड द फॉलोइंग आइडियाज़ इन अ पैराग्राफ और 2। तो ये राइटिंग स्किल से डील करता है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो व्हेन वी विल हैव 1-to-1 लेक्चर्स, है ना, हमारे पर्सनल लेक्चर्स जब होंगे ना, तो देन वी कैन डिस्कस ऑल दिस थिंग, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सो मार्क इट कि वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, एंड करेज एंड रिसोर्सफुलनेस आर द कीज टू ओवरकम प्रॉब्लम्स। इन दोनों में फर्स्ट वाला तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम्स, मतलब कि नॉट ओनली 9th बल्कि मैं 10th के हिसाब से भी कह रही हूँ। तो ये एक्सपांशन ऑफ आइडियाज़ आपको पता है ना कि आपको एक प्रोवर्ब दिया होता है, एक कहावत जैसा दिया होता है, और उसको आपको उसके ऊपर लिखना है ऐसे टाइप। अच्छा, द थिंग वी स्किप्ड इज क्वेश्चन नंबर 2। तो मैं इसके 1-2 एग्जाम्पल्स देती हूँ तो आप समझ जाओगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ना क्या दिया, देखिए, द फॉलोइंग वर्ड्स कैन बी यूज एज नाउन एज वेल एज वर्ब। अब नाउन पता है आप लोगों को, है ना, नेम ऑफ प्लेस, पर्सन, थिंग और एनिमल, और वर्ब मतलब क्या, एक्शन। तो मेक 2 सेंटेंस ऑफ योर ओन यूजिंग देम एज अ नाउन इन वन एंड अ वर्ब इन अनदर। तो आपको ऐसे यूज़ करना है ये वर्ड्स कि एक जगह वो नाउन का रोल प्ले करे और एक जगह वर्ब का रोल, एक जगह वो नाउन दिखे और एक दूसरी जगह वो एक्शन दिखना चाहिए। जैसे देखिए पहला दिया है होल्ड का, तो नाउन के तौर पे कैसे यूज़ किया है, शी हैज़ अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ओवर हर चिल्ड्रन। उसका एक अच्छा होल्ड था बच्चों के ऊपर, तो यहाँ पे ये होल्ड जो नाउन है ना। और वर्ब मतलब वो प्रॉपर एक्शन दिखना चाहिए कि एक्शन हो रहा है। लेट मी होल्ड अ बैग फॉर यू, मुझे पकड़ने दो, होल्ड करने दो, पकड़ना काम है, एक्शन है। अंडरस्टूड। तो वैसे मैं बी वाला बता दूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल वैल्यू, है ना, तो वैल्यू का आप क्या ले सकते हो नाउन के लिए, जैसे कि डू यू नो द वैल्यू ऑफ दिस लैंड, है ना, डू यू नो द वैल्यू ऑफ दिस लैंड, ये हो सकता है वैल्यू का। ठीक है। उसके बाद जब उसको अगर हमको वर्ब के तौर पे यूज़ करना है तो हम बोल सकते हैं कि वी मस्ट वैल्यू अवर ओल्ड पीपल, वी मस्ट वैल्यू अवर ओल्ड पीपल। अंडरस्टूड। तो वैसे ही आपको यहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, तो आपको उनका जो है एक बार नाउन के तौर पर और एक बार वर्ब के तौर पर यूज़ करते जाना है। ओके। उसके बाद जैसे देखिए आपको दिया है नॉट। ओके, नॉट,
तो नॉट का आपको एक बार जो नाउन के तौर पर कैसे बनाओगे, नॉट का मतलब क्या होता है, गांठ, है ना। अगर तुम नाउन लोगे तो मतलब सिर्फ गांठ, और अगर वर्ब लोगे तो गांठ बांधना, अंडरस्टूड। तो जैसे कि मैं बोलूँ देयर वर मैनी नॉट्स इन द वायर, तो ये हो गया नाउन कि उस वायर में बहुत सारी गांठ थी। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि प्लीज़ नॉट दिस टू रिबन्स, प्लीज़ नॉट दिस टू रिबन्स, प्लीज़ नॉट कीजिए मतलब गांठ बांधिए दोनों रिबन की, तो ये क्या हो गया, वर्ब, अंडरस्टूड। तो इस तरह से आपको ये जितने वर्ड्स दिए हुए ना, तो एक बार नाउन और एक बार वर्ब के तौर पर जो है यूज़ करना है। आप इसको एक असाइनमेंट समझ लीजिए एंड यू कैन डू इट ऑन योर ओन, ओके। तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस लेक्चर कम्प्लीटली एंड जो आप लोगों को लेसन के साइड में ये जो कोई टेक्चुअल क्वेश्चन दिए होते हैं ना, तो आपको इजीली जो है उसके आंसर ये लिखिए, जैसे लाइक यहाँ पे हु वाज द विक्टिम एंड हाउ लॉन्ग हैड शी सर्वाइव, तो इनके जो है ना आंसर आपको जो है पैसेज में मिल जाएंगे। तो आई जस्ट वांट टू से कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इनको भी करते चलिए, ओके, इनको भी आप ज़रूर करिए। तो थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग, बाय बाय।